इस बार भी मैं आप लोगों का पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल ले रहा हूँ। पिछले सेमेस्टर में भी मैंने आप लोगों का पावर सिस्टम लिया था। तो अभी हम 2 दिन से काफ़ी ट्राई कर रहे थे आप लोग के लिए लाइव क्लास शेड्यूल करने का, बट कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। बारिश काफ़ी हो रही है यहाँ चेन्नई से, और मैं चेन्नई से आप लोग का क्लास लेता हूँ, लाइव क्लास। तो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, अदरवाइज़ हम लाइव क्लास ही लेते, इस वजह से हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम। शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जो 2 नंबर में आते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोग को मेरी आवाज़ काफ़ी अच्छे से सुनाई दे रही होगी, और रिकॉर्डिंग भी अच्छा चल रहा है। एवरीथिंग इज़ फाइन। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। एंड आप लोग के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन शो कर रहा होगा। चूज द करेक्ट आंसर। तो आंसर मतलब ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक का सेंटेंस दिया गया है, आपको इसमें से 4 में से किसी एक को चुनना है। So what is the question? The question is the load carrying capability of a long AC transmission line is load carrying capability of a long AC transmission line. Long AC का ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या है? 3 टाइप के ट्रांसमिशन लाइन होती हैं ऐसी ट्रांसमिशन लाइन में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए एक बार पेन ले लेते हैं, उससे लिखने में बेहतरी होती है। देखो, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग, ये 3 टाइप के ट्रांसमिशन लाइन होते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बातें कर रहा है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है जी? P इक्वल टू P मैक्स इंटू साइन डेल्टा। ये क्या होता है? स्टेबिलिटी फैक्टर होता है। क्या होता है? स्टेबिलिटी फैक्टर को डिफाइन करता है। आप लोगों ने जब मशीन पढ़ी होगी, मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन में भी ये चीजें डिसाइड की जाती है। ये स्टेबिलिटी फैक्टर होता है। जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी मैक्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी मैक्स। ये इलेक्ट्रिकल मशीन में जब आप सिंक्रोनस मशीन पढ़ते हो ना, वहां पे भी इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है, और ये पावर सिस्टम में जब ट्रांसमिशन लाइन पढ़ते हो, वहां पे भी यूज किया जाता है। तो पी मैक्स बेसिकली क्या होता है जी? पी मैक्स होता है आपका ई इंटू वी बाई एक्स। तो यहाँ सिंक्रोनस मशीन में ये ई क्या हो गया? एक्साइटेशन। एक्साइटेशन। वी क्या हो जाता है आपका? टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। एक्स क्या हो जाता है आपका? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस। लेकिन पावर सिस्टम में क्या होता है? एक्साइटेशन की जगह हम क्या लिखते हैं? V1 लिख देते हैं। V1 इंटू वी टू बाई एक्स, ठीक है। तो बात वही हुआ, चाहे V1 को E से डोनेट करो, चाहे V1 से डोनेट करो, जो कंसेप्ट है वो सेम होगा। तो चलिए हम ऑप्शन पे देखते हैं। सडन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया क्या? सॉरी, गलती से चेंज हो गया, बट ये आप लोग कोई नहीं, क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं। यहाँ दूसरे क्वेश्चन पे मैंने लिख दिया, गलती से स्लाइड चेंज हो गया, आई गेस वो कर्सर दब गया। बट यही कंसेप्ट है पहले क्वेश्चन का। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसका जो ऑप्शन दिया गया है, इट इज ऑलवेज लिमिटेड बाय द कंडक्टर साइज। कंडक्टर साइज का थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया जो है, अगर एरिया इंक्रीज करता है तो करंट कैरिंग कैपेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो जब करंट कैरिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमारा पे भी इंक्रीज होता है। पर ये डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते आप, ये डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते, बट कंडक्टर साइज का भी एक इफेक्ट रहता है। आपने खुद देखा होगा घरों में, जब मोटा वायर आप यूज करते हो तो मोटा वायर की पावर कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो लेकिन ये आप डायरेक्ट रिलेशनशिप में नहीं बोल सकते हो। इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है? लिमिटेड बाई स्टेबिलिटी कंसिडरेशन। लिमिटेड बाई स्टेबिलिटी कंसिडरेशन, यस, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। स्टेबिलिटी कंसिडरेशन से क्या होता है? लिमिटेड होता है। जो स्टेबिलिटी कंसिडरेशन है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्यों करता है? यहाँ पर मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों प्ले करता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? रिड्यूस्ड एट लो एम्बिएंट टेम्परेचर। जो आपका लोड, पहले तो ये समझो कि लोड कैरिंग कैपेबिलिटी क्या होती है। लोड कैरिंग कैपेबिलिटी क्या है? लोड का मतलब क्या? मेगा मेगावाट या एमवीए डिमांड। लोड का मतलब क्या होता है? मेगावाट या एमवीए। जैसे हम बोलते हैं कि 10 वाट का बल्ब है, तो 10 वाट का बल्ब का क्या मतलब? लोड है वो। लोड है, उसको कैसे हम डिनोट कर रहे हैं? 10 वाट। 10 वाट का मतलब एक्टिव पावर।
ठीक वैसे ही लोड का मतलब क्या हुआ, जो हमारा मेगावाट है या एमवीए रेटिंग है उसकी बातें कर रही हैं। तो लोड कैरिंग कैपेबिलिटी मतलब कि जो उसका पावर कितना मैक्सिमम पावर कैपेबल है उसको देने में लोड को, वो होता है आपका लोड कैरिंग कैपेबिलिटी। एक ट्रांसमिशन लाइन है, अगर ये ट्रांसमिशन लाइन है, अगर थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन है, ये इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू कितना लोड ट्रांसफर किया जा सकता है एक बस से दूसरे बस तक। ठीक है, ये अगर बस 1 है V1, ये दूसरा बस है V2, तो पहले बस से दूसरे बस तक कितना पावर ट्रांसफर किया जा सकता है उसको हम बोलते हैं लोड कैरिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, लिमिटेड बाय स्टेबिलिटी कंसिडरेशन। ये क्यों होगा, रिड्यूस बाय लो एम्बिएंट टेम्परेचर, नहीं टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस पे। चौथा क्या है, डिक्रीज बाय द यूज ऑफ बंडल कंडक्टर्स, नहीं बंडल कंडक्टर यूज करने से क्या होता है, बंडल्ड कंडक्टर जब भी आप यूज करोगे तो आपका जो पावर है वो बढ़ता है। बंडल कंडक्टर यूज करने से आपका जो पावर है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, पावर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जब बंडल कंडक्टर यूज करोगे तो आपका, चलो इसको बाद में सोच पढ़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा डिप में चला जाऊंगा, आप लोग कंफ्यूज होने लग जाओगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सिंपल तरीके से ही हम लोग समझते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, दूसरा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, दूसरा। इसको इरेज कर देंगे। यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन कहाँ आता है, ऑल इन ऑन दिस साइड। ओके, नाउ इट इज इरेज्ड, सो इसका बेस्ट आंसर क्या हो गया, दो। अब देखो, ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंसेज आर कॉज्ड बाय, ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस, आप लोगों ने नेटवर्क थ्योरी पढ़ी होगी, नेटवर्क थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे कि ट्रांजिएंट के बारे में, ट्रांजिएंट क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांजिएंट क्या होता है, देखो आप लोग पावर सिस्टम में पढ़ोगे तो एक आता है, पावर सिस्टम में आगे मैं जब बताऊंगा तो एक होता है सब ट्रांजिएंट स्टेट, सब ट्रांजिएंट स्टेट, एक होता है ट्रांजिएंट स्टेट। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। ट्रांजिएंट स्टेट, एक होता है स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो सब ट्रांजिएंट स्टेट जो होता है ये होता है मिली सेकेंड में। कब और कितना होता है, मिली सेकेंड, जो किसी भी घटना के घटित होने के मिली सेकेंड में जो होता है, जो घटनाएं होती हैं, जो वोल्टेज करंट का बढ़ना होता है, घटना होता है, वो क्या आता है, सब ट्रांजिएंट में आता है। मेरे को याद है कि जब मैं पिछले सेमेस्टर में आप लोग का पावर सिस्टम ले रहा था तो वहां पे मैंने काफी अच्छे से सब ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट के बारे में बताया था, बट वो पिछले सेमेस्टर की बात है। नाउ लेट्स डिस्कस दिस सेमेस्टर कोर्स जो हमारा है। ट्रांजिएंट स्टेट क्या होता है, ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब कि जब वो 0.1 सेकेंड से करीब 1 सेकेंड या 2 सेकेंड तक जाता है, तो इसको हम बोलते, किसी किसी बुक में 5 सेकेंड तक भी लिखा होगा, तो मतलब मान के चलिए कि 0.1 सेकेंड से 5 सेकेंड तक, मैक्सिमम 5 सेकेंड तो वैसे जाता नहीं है, बट 2-3 सेकेंड तक जा सकता है। वो जो घटना होती है उसमें जो करंट का वोल्टेज का वैल्यू होता है वो हमारे ट्रांजिएंट स्टेट में आता है। मतलब कि जो घटना, मतलब किसी भी फॉल्ट के ऑकरेंस से, किसी भी शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट के ऑकरेंस से जो हमारा सिस्टम में चेंजेज आते हैं 1-2 सेकंड तक, 1-2 सेकंड के अंतराल में, वो हम ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट। स्टेडी स्टेट का क्या मतलब हुआ, स्टेडी स्टेट का मतलब हुआ जब चीज, जब वैल्यूज जो है आपके आई के वैल्यू, आई वोल्टेज और करंट के वैल्यू क्या होते हैं, स्टेडी हो जाते हैं। स्टेडी का मतलब कंस्टेंट हो जाते हैं, कंस्टेंट। स्टेडी स्टेट का वो होता है आपका, जब कोई भी फॉल्ट होता है तो उसके 5 सेकंड से बाद, मिनिमम 5 सेकंड के बाद, मतलब कि इसकी जो वैल्यू होती है स्टेडी स्टेट की वो सेकंड में होती है। ट्रांजिएंट, सब ट्रांजिएंट स्टेट केस में होता है मिली सेकेंड में होता है। ट्रांजिएंट स्टेट क्या होता है, 0.1 से 2-3 सेकेंड तक। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। स्टेडी स्टेट आपका 5 सेकेंड से ज्यादा, 5 सेकेंड से ज्यादा, या आप बोल सकते हो कि 5 साइकिल जो है उससे ज्यादा। ठीक है, 5 साइकिल वाली बात पे मत जाओ, अदरवाइज फिर आप बोलोगे कि सर 5 सेकेंड तो 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज का 5 सेकेंड मतलब 50 हर्ट्ज मतलब कि 20 मिली सेकेंड, तो 20 मिली सेकेंड का 5 साइकिल मतलब कि 100 मिली सेकेंड, 100 मिली सेकेंड मतलब कि 0.1 सेकेंड हुआ। तो फिर आप 5 साइकिल क्यों बोल दिए। यहाँ 5 साइकिल का मतलब कि 50 हर्ट्ज की बात नहीं हो रही, यहाँ 5 साइकिल का मतलब कि जब
फॉल्ट आता है तो फॉल्ट के बाद जो आपका ऐसे ऐसे जो वेवफॉर्म बनते हैं, इसके 5 सेकंड की बातें चल रही है, 5 साइकिल की बातें चल रही है। तो चलिए उतना डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, सिंपल सा क्वेश्चन, इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, ये क्वेश्चन बोल रहा ये सडन लोड चेंजेस स्विचिंग ऑपरेशंस फॉल्ट इन पावर सिस्टम ऑल ऑफ दी अबव होगा। क्यों ऑल ऑफ दी अबव होगा, देखो ऑल ऑफ दी अबव क्यों होगा, ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस क्यों होता है, सडन लोड चेंज, बिल्कुल सडन। आप घर में भी देखो, अगर अचानक से आप अगर थर्मल कोई भी हीटर वगैरह चला दोगे तो क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है या बल्ब के फ्लिकरिंग होती है। तो सडन लोड अगर बढ़ा दोगे घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजिएंट आ जाता है सिस्टम में। स्विचिंग ऑपरेशन, स्विचिंग मतलब स्विच मतलब कि कोई बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं वो अचानक से स्विच ऑन हो गया स्विच ऑफ हो गया, उससे भी आती है ट्रांजिएंट। फॉल्ट हो गया अचानक से, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं पे आंधी पानी का मौसम है, मान लो जैसे अभी मेरे यहाँ चेन्नई में बारिश हो रही है, तो बारिश के मौसम में कहीं कोई पेड़ गिर गया वायर पे, ट्रांसमिशन लाइन पे, तो क्या हो गया, शॉर्ट हो जाता है। उसकी वजह से भी क्या होती है, ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर, ऑल ऑफ दी एबव। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव। So now let's move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय, जो स्टेबिलिटी है पावर सिस्टम की उस किस चीज पे डिपेंड नहीं करती है। जनरेटर रिएक्टेंस बिल्कुल डिपेंड करती है, लाइन रिएक्टेंस बिल्कुल डिपेंड करती है, लाइन लॉस नहीं, लाइन लॉस पे डिपेंड नहीं करती है, एक्साइटेशन ऑफ जनरेटर बिल्कुल डिपेंड करता है। अभी मैंने आप लोग को बताया कि पी क्या होता है, पी मैक्स इंटू साइन डेल्टा, साइन डेल्टा मतलब कि इसको कैसे लिखोगे, ई इंटू वी बाई एक्स साइन डेल्टा, ठीक है। ई क्या हो गया आपका, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन पे डिपेंड करता है, एक्साइटेशन ऑफ जनरेटर बिल्कुल देख लिया आपने यहाँ पे, ई मतलब क्या, एक्साइटेशन पे डिपेंड करता है। फिर जनरेटर रिएक्टेंस, लाइन ये क्या है, रिएक्टेंस, ये जो रिएक्टेंस होता है ना, ये होता है एक्स जनरेट लाइन प्लस एक्स जनरेटर। मतलब कि अगर ये कोई बस है, यहाँ पे ऐसे जनरेटर कनेक्टेड है, ठीक है, और ये आपका ट्रांसमिशन लाइन जा रही है X1 X2, ये बस 1 हो गया, ये बस 2 हो गया, ये आपका जनरेटर है, इसका क्या हो गया, XG हो गया, ठीक। ये आपका नोड बस मान लिया आपने, या कोई भी नाम दे दो इसको, नहीं, और यहाँ पे जब आप x का कैलकुलेशन करोगे, इस वाले x का, तो ये x टोटल क्या हो जाएगा आपका, x टोटल जो है वो उसको लिखोगे आप x1 पैरेलल x2 प्लस xg। ये जो x है, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x1 पैरेलल x2 प्लस xg। तो ये क्यों पैरेलल क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल का मतलब कि x1 x2 डिवाइडेड बाई x प्लस x2 प्लस xg, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा x का। इससे आपको क्या पता चला, यहाँ पे xg है, मतलब कि जनरेटर रिएक्टेंस पे क्या होता है, डिपेंड करता है। लाइन रिएक्टेंस पे भी डिपेंड करता है, लाइन रिएक्टेंस क्या है यहाँ पे, ये लाइन रिएक्टेंस क्या है, एक्सेल जो है, ये एक्सेल क्या है, x1 x2 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे, ये क्या हो जाएगा, लाइन रिएक्टेंस हो गया। तो इस पे डिपेंड करता है, एक्साइटेशन पे डिपेंड करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3। लाइन लॉस है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। इक्वल एरिया क्राइटेरिया गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, अभी इक्वल एरिया क्राइटेरिया पे मैं आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तब हम लोग इसके इसके बारे में काफी अच्छे से डिटेल समझेंगे। तो अभी आपको क्या समझने की जरूरत है कि बस इसका आंसर क्या होगा, वो क्योंकि इसमें एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको एक इक्वल एरिया क्राइटेरिया सा क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पे काफी अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको सारा अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि इक्वल एरिया क्राइटेरिया है वो क्या, किस चीज के बारे में डिस्कस करता है, वो स्टेबिलिटी के लिए होता है। स्टेबिलिटी किस चीज की, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की। तो इसका आंसर क्या होगा, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, जो क्या है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लोड फ्लो स्टडीज आर कैरिड आउट फॉर, लोड फ्लो स्टडीज हम क्यों करते हैं, आप खुद सोचो, नाम ही है इसका, लोड फ्लो स्टडीज, नाम क्या है इसका, लोड
फ्लो स्टडीज, लोड जो फ्लो होता है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? लोड फ्लो स्टडीज। ठीक है, ये किस चीज के बारे में होता है? लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, फॉल्ट कैलकुलेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाम क्या है? लोड फ्लो स्टडी। लोड जो है वो कैसे कैसे लोडिंग हो रही है पावर सिस्टम में, उसके बारे में जब हम एनालिसिस करते हैं, उसका स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? लोड फ्लो स्टडी। इसमें फॉल्ट कैलकुलेशन होगा? नहीं, फॉल्ट तो पूरा ही अलग हो गया। स्टडी ऑफ स्टेबिलिटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी तो कुछ और हो गया ना, वो तो फिर उसको हम स्टेबिलिटी, स्टडी ऑफ स्टेबिलिटी बोलेंगे। स्टेबिलिटी का डिस्कशन कुछ अलग होता है। लोड का डिस्कशन का क्या मतलब? प्लानिंग ऑफ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम का जो लोड है, कौन से, जैसे मान लो कि ये जनरेटर है, कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से एक ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। हमने क्या किया, यहाँ से एक लोड दिया, ठीक है, L1, यहाँ से एक लोड जा रहा, L2, ये आपका X1, X2 और X3, तीन ट्रांसमिशन लाइन हो गई। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक डायरेक्ट लोडिंग, यहाँ से एक ट्रांसमिशन लाइन को ऐसे बना के फीडर बना दिया हमने, और फीडर यहाँ से फिर डायरेक्ट लोड दे रहे हैं, L3। अब आप बताओ, इसको जब स्टडी करना होगा तो आप कैसे स्टडी करोगे? लोड फ्लो एनालिसिस से ही करोगे। तो लोड फ्लो का मतलब क्या होता है? वो प्लान करता है कि किस ट्रांसमिशन लाइन को कितना लोड करना है, इस ट्रांसमिशन लाइन को कितना लोड करना है, दूसरी वाली ट्रांसमिशन लाइन को कितना लोड करना है, तीसरी वाली को कितना लोड करना है, कब किस फीडर से कितना पावर जाता है। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ, मैं भी बिहार से ही हूँ, मेरा घर बक्सर में है। तो जब हमारे यहाँ बक्सर में जब धान की रोपनी का टाइम आता है, मतलब तकरीबन बरसात का समय, जो अगस्त का महीना होता है, वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी वाले, जो आप अखबार में पढ़ेंगे तो अखबार वाले बोलते हैं कि जो कृषि वाला फीडर है, जो इरिगेशन वाला फीडर है, उसमें लाइन की सप्लाई हर 24 घंटे रखती है। तो 24 घंटे क्यों रखते हैं? क्योंकि वहां से क्या होता है कि लोग पंपिंग सेट चलाते हैं, बोरिंग। पंपिंग सेट चलाने से क्या करते हैं, वो अपना धान की रोपनी करते हैं, दिन रात धान की रोपनी की काम चलता है। पानी की जरूरत पड़ती है धान की खेती के लिए, आप लोग को पता होगा, क्योंकि आप लोग भी शायद बिहार से ही हैं। तो जब पानी चाहिए तो पंपिंग सेट लेना पड़ेगा। पंपिंग सेट कैसे चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी? उस फीडर से। तो फीडर का मतलब क्या हुआ? फीडर का मतलब कि जो अलग अलग ट्रांसमिशन लाइन, जो सब स्टेशन से जो लोड तक ट्रांसमिशन लाइन होता है, उसको हम फीडर बोलते हैं। सब स्टेशन से, याद करिए, सब स्टेशन से लोड तक जो ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फीडर बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो हम पावर सिस्टम की प्लानिंग करते हैं कि किस फीडर में कितना लोड डालना है, किसको कम करना है, किसको ज्यादा करना है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि इरिगेशन वाला जो फीडर होता है, वहां पे 24 आवर लाइन करता है। तो 24 आवर लाइन कैसे आएगा? उसमें पावर सप्लाई बढ़ाना होगा। तो पावर सप्लाई कैसे बढ़ाएंगे? पावर तो जो जितना मैन्युफैक्चर हो रहा है वो तो कंस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा टाउन वाला फीडर है या जो हमारा विलेज वाला फीडर है, वहां से हम क्या करते हैं, पावर को ड्रॉप करते हैं। वहां से पावर को ड्रॉप करके हम किधर सप्लाई दे देते हैं? फीडर में। मतलब मान लो कि ये हमारा इरिगेशन वाला है, ठीक है, इस जनरेटर का कैपेसिटी है 10 मेगावाट। हमने क्या किया, तीन इसको दिया, तीन इसको देना है, चार इसको दिया, ठीक है, कृषि वाले फीडर को चार दे दिया। हमें कृषि वाले फीडर में 6 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, या तो यहाँ से क्या, सॉरी, ये तीन तीन 6, और इसको नहीं मानो आप, यहाँ पे 4 हो गया, तो 10 हो गया। तो हमने क्या किया, ये इसका 2 कर दिया, इसका 2 कर दिया, और यहाँ पे 6 कर दिया। ये इरिगेशन वाला 6 कर दिया है, ट्रांसमिशन लाइन 1 को 2 कर दिया, 2 को दूसरा को 2 कर दिया, इसको 6 कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो वैसे ही किसी एक को डाउन करके, किसी एक को अप करके हम क्या करते हैं, काम करते हैं। ट्रांसमिशन ऐसे ही होता है। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं ना, वो ऐसे ही काम करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग के एसडीओ लोग होते हैं या जेई इंजीनियर लोग होते हैं, उनका यही काम होता है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ ए वोल्टेज कंट्रोल बस इज ट्रीटेड एज ए लोड बस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स वुड बी वायलेटेड। तो इसका आंसर क्या है, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या होगा, वायलेशन होगा। देखिए, ये ना शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं आप लोग को ना इसको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जैसा डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने ये वाला समझाया, फीडर क्या होता है, कैसे कैसे फीडर में काम होती है, हाँ? तो ये पावर स्टेबिलिटी के बारे में समझाया।
तो मैं जानबूझ के आप लोग को देता हूँ नॉलेज, ताकि अगर कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए तो आपको समझ में आनी चाहिए और आप लिख सके, खुद से लिख सके। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन कम का आंसर जानने के लिए नहीं करना है, नॉलेज लिखनी है हमें। पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो पावर सिस्टम का नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले ये जान लो कि कितने टाइप के बसें होते हैं। तो जनरेटर बस जिसको हम पीवी बस भी बोलते हैं, लोड बस जिसको हम पीक्यू बस भी बोलते हैं, और स्लैक बस होता है। इसमें क्या क्या पीवी बस का मतलब क्या, हमारे पास पी और वी दिया होता है, हमको क्यू और डेल्टा जानना होता है। लोड बस मतलब पीक्यू बस, उसमें हमें क्या पी और क्यू दिया होता है, हमें जानना होता है वी और डेल्टा को। स्लैक बस में वी और डेल्टा दिया है, हमको जानना होता है पी और क्यू को। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो बसेज होते हैं वो है। बाकी ये आप लोग पढ़ लेना, ये तो सिंपल सी थ्योरी है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो अब आप लोग को देखो, इफ ए वोल्टेज कंट्रोल बस इज ट्रीटेड एज ए लोड बस। देखिए लोड बस क्या है इसमें, ये देखो लोड बस ये वोल्टेज कंट्रोल बस इज ए ट्रीटेड एज ए लोड बस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स वुड बी वायलेटेड। तो इसका क्या बोला मैंने, रिएक्टिव पावर। तो अब देखो वोल्टेज कंट्रोल्ड बस का मतलब क्या, पीवी बस। ठीक है, पीवी बस। तो if a voltage control bus is stated as load bus, then which of the following limits should be violated। इसमें से कौन सा लिमिट जो है वायलेट करेगा, तो क्या हमने बोला रिएक्टिव पावर। ये क्या होगा, क्यू नहीं होगा, पी पी तो है ही ये दोनों में, क्यू नहीं है तो क्यू क्या होगा, वो लिमिट वायलेट कर जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, 3। बाकी आप लोग पढ़ लोगे इसको, जो थ्योरी दी हुआ थ्योरी आप लोग खुद से पढ़ लेना, वो ऐसे भी आप लोग को शेयर हो जाएगा आपका पीपीटी, आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपेयर टू गॉस सिडल मेथड न्यूटन रेफसन मेथड टेक्स। देखिए गॉस सिडल मेथड और न्यूटन रेफसन मेथड्स के बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि उसका दोनों का डिटेल्ड डिफरेंसेस बता दिए हैं। अगर ये लॉन्ग टर्म लॉन्ग टाइप में भी आता है क्वेश्चन, अगर इतना लिख देते हो इस तरीके से, तो आपको कोई डाउट नहीं है, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि इसमें करना क्या होता है। देखो ये न्यूटन रेफसन जो मेथड है, ये क्या होता है ना, ये फास्ट मेथड होता है। क्या होता है, फास्ट मेथड होता है। ये क्या होता है, ये स्लो होता है। ठीक है, स्लो होता है। ये क्या होता है, फास्ट होता है। तो फास्ट होता है और कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो जब फास्ट होगा कम्प्लेक्स होगा तो इसमें लेस इटरेशन चाहिए होते हैं। इटरेशन का मतलब क्या, स्टेप। ठीक है, स्टेप कम स्टेप में, जैसे हम आप लोग क्वेश्चन मैथमेटिक्स के सॉल्व करते हो, लिखते हो ना स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे इसी को इटरेशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली यही डिफिनेशन नहीं होता इटरेशन का, बट आप लोग समझ जाओगे। आप लोग अगर बीटेक थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो अभी तक आप लोग को इटरेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, इटरेशन के बारे में अगर आप नहीं जानते तो फिर क्या ही मतलब, इंजीनियरिंग करने का कोई मतलब नहीं रहा उसका। तो लेस इटरेशन में क्या होता है, क्योंकि कम्प्लेक्स होता है फास्ट होता है, तो ये लेस इटरेशन में क्या होता है, ये आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, गैस गॉस सीडल मेथड क्या करता है, स्लो होता है, लेस कम्प्लेक्स होता है, कम्प्लेक्सिटी कम होती है इसमें। और तीसरी चीज क्या है इसका, ये ज्यादा इटरेशन लगते हैं इसमें, क्या है, मोर इटरेशन। मोर इटरेशन इसमें स्टेप्स ज्यादा लगते हैं, तब जाके ये आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन या ऑप्टिमम वैल्यू तक पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है, ऑप्टिमम वैल्यू। ठीक है, ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट जो है, या जो टॉलरेंस लेवल है, वहां पे पहुंचाता है क्या, गॉस सिडल। हाँ, तो अब क्या हुआ हमारा, ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताया ना, इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप लोग इसको पढ़ लोगे खुद से भी। ये जब कम्प्लेक्स है, कौन सा कम्प्लेक्स है, न्यूटन रेफसन मेथड। तो जब कम्प्लेक्स होगा तो इसका क्या होगा, मेमोरी ज्यादा लगेगा, इसलिए सेव करने के लिए। ठीक है, ये जब कम्प्लेक्स नहीं है तो इसमें मेमोरी क्या होगा, गॉस सिडल में कम होगा। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे लोड फ्लो इक्वेशंस आर नॉन लीनियर। देखो गॉस सिडल में जो क्या है कि नॉन लीनियर इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या, एक्स प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे। पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, मान लो आपको कोई वैल्यू दे दिया ए, एंगल थीटा, ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट, ये होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट।
न्यूटन रेफसन में क्या बोला, लोड फ्लो इक्वेशंस आर नॉन लीनियर इन पोलर कोऑर्डिनेट, नॉन लीनियर होते हैं बट ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में होते हैं, ठीक। इट हैज अ लीनियर कन्वर्जेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर कन्वर्जेंस कैरेक्टरिस्टिक है, इसका क्या है, क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस कैरेक्टरिस्टिक है, ये डिफरेंसेज हैं इसके। लेस मेमोरी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे मोर मेमोरी रिक्वायरमेंट, जो मैंने बताया आप लोगों को। कंप्यूटेशन टाइम पर इटरेशन इज लेस, पर इटरेशन मतलब पर स्टेप जो इसका टाइम है वो क्या है, लेस है। पर स्टेप का टाइम लेस क्यों है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नहीं है। जैसे आप सोचो 5535 7 2 3 8 ऐसे करके गुणा करोगे किससे, 3 7 8 2 3 9, ये क्या है, कम्प्लेक्स है। तो इसको गुणा करने में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इसके लिए जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होती है। लेकिन अगर मान लो कोई बोले कि 35 × 35 गुणा करो, ये जल्दी हो जाएगा, ये आपको पता है कि ये 1225 होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से गॉस सीडल और न्यूटन-रैप्सन है। रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ इटरेशन टू रीच कन्वर्जेंस, इसमें लार्ज नंबर ऑफ इटरेशन रिक्वायर होते हैं कन्वर्जेंस पे जाने के लिए। टोटल टाइम टेकन टू गेट कन्वर्जेंस इज हाई, टाइम ऑब्वियस सी बात है, जब स्टेप ज्यादा होंगे तो टोटल टाइम टेकन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। द नंबर ऑफ इटरेशन रिक्वायर्ड टू गेट कन्वर्जेंस इंक्रीजेज विद साइज ऑफ द सिस्टम ऑफ दैट इज नंबर ऑफ, हाँ, अगर ज्यादा, मान लो कि यहाँ पे हमने पाँच 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 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, अगर मान लो 11 नंबर करेंगे, 13 नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पे भी होता है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ बस होंगे उतना ज्यादा इटरेशन होते जाएगा आपका, वो इंक्रीज करते जाएगा। यहाँ पे क्या है कि द नंबर ऑफ इटरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम। न्यूटन रेफसन मेथड का जो है इटरेशन, जो है नंबर ऑफ इटरेशन, वो नंबर ऑफ बस से इंडिपेंडेंट होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अगर लॉन्ग में आ जाए तो आपको इसे लिखना चाहिए, ऐसे ही लिखना है आप। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट लिख दो, काफी है, 4 5 नंबर तो ऐसे मिल जाएंगे इससे आपको, मिनिमम। एज द सिलेक्शन ऑफ स्लैक बस इज चेंज, द कन्वर्जेंस क्राइटेरिया आल्सो चेंज, इसमें स्लैक बस को अगर आप चेंज कर देते हैं तो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया भी चेंज हो जाती है। इसमें क्या है, द कन्वर्जेंस क्राइटेरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ स्लैक बस, इसमें स्लैक बस से कोई लेना देना ही नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। अनरिलायबल कन्वर्जेंट लेस एक्यूरेट एंड यूज फॉर स्मॉलर सिस्टम, ये क्या होता है, इसका रिलायबिलिटी थोड़ी कम होती है, लेस एक्यूरेट, एक्यूरेसी भी कम होती है इसकी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूज्ड फॉर अ स्मॉलर सिस्टम, यूज्ड फॉर अ स्मॉलर सिस्टम, ये क्या है, रिलायबल ज्यादा होता है, एक्यूरेसी इसकी ज्यादा होती है। इट कैन बी यूज फॉर लार्ज पावर सिस्टम, इसलिए अधिकांशतः अगर आप देखोगे तो आज के टाइम में न्यूटन रेफसन मेथड ही यूज किए जाते हैं, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। बड़े बड़े पावर सिस्टम में इसको यूज करते हैं। चलिए इसको हम क्या करेंगे, लिंक को हटा दिया, तो आप लोग इसको थ्योरी को पढ़ लेंगे, आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है। वन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेज शिफ्टर्स, नाम ही है, देखो नाम, पहले मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ कि पहले नाम को जाओ, साइंस में जब भी नाम को समझ जाओगे ना तो उसका फंक्शनिंग तो समझ ही जाओगे। नाम क्या है इसका, फेज, फेज शिफ्टर्स, मतलब जो फेज में क्या करे, शिफ्टिंग लाइन, मतलब मान लो 30 डिग्री है, फेज शिफ्टर आपने अप्लाई किया, ये 40 डिग्री कर दिया, फेज में चेंज आ रहा है। तो इन पावर सिस्टम फेज शिफ्टर्स आर जनरली सीरीज कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर, इन पावर सिस्टम में क्या होता है कि जो फेज शिफ्टर्स होते हैं वो जनरली सीरीज कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर होते हैं। A phase shifting transformer is a specialized type of transformer typically used to control the flow of active power on three-phase electric transmission networks। ये क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है, जैसे कि ऑटो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हो ना, ऑटो ट्रांसफार्मर जैसा होता है ट्रांसफार्मर, ये क्या यहाँ यूज होता है, ये कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ एक्टिव पावर, एक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए। आपको पता होगा एक्टिव पावर is proportional to delta D, that is delta 1 minus delta 2, ठीक है। रिएक्टिव पावर, ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, अगर आप ये नहीं जानते तो फिर आप क्राइम कर रहे हैं। डेल्टा वी मतलब V1 माइनस V2, तो जो रिएक्टिव पावर है वो किसी भी, मान लो ये 10 बार है, ठीक है, 1, इसका हो गया V1 इंटू डेल्टा 1, इसका जो ये क्या होगा V2 इंटू डेल्टा 2। तो जो रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर है वो किस पे प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 के, और रिएक्टिव पावर किस पे प्रोपोर्शनल होता है, V1 माइनस V2 पे, किस पे, V1 माइनस V2 पे।
तो एक्टिव पावर जो होगा वो हमेशा, अगर डेल्टा 1 45 मान लो कि डेल्टा इसका वैल्यू है आपका 100 एंगल 45 डिग्री, और इसका एंगल है आप इसका वैल्यू है अगर आपका 80 एंगल 30 डिग्री। तो इसमें जो पावर होगा फ्लो वो कैसे होगा, इधर से इधर होगा। एक्टिव पावर क्यू का जो फ्लो होगा वो कैसे होगा, इधर होगा। क्यों, देखो डेल्टा डी कितना हुआ 15 डिग्री, तो पी हमेशा क्या करता है, हाइयर हाइयर डेल्टा से लोअर डेल्टा की तरफ फ्लो करता है। और क्यू किधर फ्लो करता है, हाइयर वी मैग्नीट्यूड, जिस बस का हाइयर वोल्टेज है उधर से, सॉरी सॉरी इसका 80 बोला ना मैंने, 80 है तो मतलब इसमें भी क्यू इधर ही फ्लो करेगा। 80 है, अगर मैंने 180 कर देता तो क्यू क्या होता है, इधर फ्लो करता है। ठीक है, तो क्यू जो क्या है, हाइयर मैग्नीट्यूड वोल्टेज मैग्नीट्यूड वाले बस से लोअर मैग्नीट्यूड वाले बस की तरफ फ्लो करता है। ये कंसेप्ट आपको जानना चाहिए, ये बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, इट डज सो बाय रेगुलेटिंग द वोल्टेज फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन टू नोड्स। ये क्या क्यों करता है, कैसे कर पाता है ऐसा, कि वोल्टेज जो है उसका फेज एंगल डिफरेंस को टू नोड्स के बीच को उसको रेगुलेट करते से क्या कर सकता है, पावर को कंट्रोल करता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे समझाया आप लोगों को सारी डिटेल में। एक बार समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को पॉज करके फिर दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा कि पी जो है वो हायर एंगल से लोअर एंगल के वाले बस की तरफ मूव करता है। क्यू जो है वो हायर वोल्टेज वाले मैग्नीट्यूड से लोअर वोल्टेज वाले मैग्नीट्यूड की तरफ मूव करता है। The principle relies on phase shifted voltage source injection on the line by series connected transformer which is fed by shunt transformer. The construction of the shunt and series transformer use the phase shift. ये तो आप नॉर्मल सी चीज है, आप उसको पढ़ के भी समझ जाओगे, बेसिक थ्योरी है, थ्योरी को कहीं समझाना, ये तो आप लोग खुद से भी पढ़ के समझ जाते हैं। ये दो लाइन का दो मार्क का क्वेश्चन है, अगर इतना लिख दोगे तो दो क्या इससे 3 से 4 नंबर मिलेंगे। कोई ना, मैंने आपको प्रॉपर कंटेंट दिया है। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसबीसी एंड स्टेटकॉम, इसको आप लोग यहाँ आराम से आसानी से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये ना क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में भी आया है। लास्ट क्वेश्चन में जब हम लेंगे वहां पे इसको डिस्कस करेंगे, वहां पे भी मैं आपको स्टेटकॉम और एसबीसी के बारे में डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि वहां पे अच्छे से डिटेल में बताना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ये करीब 7 नंबर या 10 नंबर में क्वेश्चन है आप लोगों का, तो वहां पे अच्छे से डिटेल्ड में डिस्कशन करूंगा। एसबीसी का मतलब होता है स्टैटिक बार कंपनसेटर, स्टैटिकम का मतलब क्या होता है, स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर। एसबीसी का मतलब स्टैटिक बार कंपनसेटर। स्टेटकम का मतलब क्या होता है, स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर। ठीक है, स्टेटकम ऑफर्स बेटर डायनामिक परफॉर्मेंस देन एसबीसी, इन पर्टिकुलर a faster response time as well। ठीक है, स्टेटकम क्या करता है, बेटर डायनामिक परफॉर्मेंस देता है एज कम्पेयर टू एसबीसी, फास्टर रिस्पॉन्स होता है इसका इन टाइम। द एबिलिटी टू जनरेट एंड ऑब्जर्व एक्टिव पावर व्हेन द ग्रिड वोल्टेज ड्रॉप्स, इट देयरफॉर हेल्प्स इंक्रीजिंग रिलायबिलिटी। तो स्टेटम क्या करता है, रिलायबिलिटी और को क्या करता है, ग्रिड का इंक्रीज करता है। इसके कंपेरिजन में एसबीसी में इनके जो यहाँ पे डिफरेंसेज हैं, फास्टर होता है स्टेट काम, कॉस्ट ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा होगा, लॉस भी ज़्यादा होता है, बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, कंस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इंटरफेस विद रियल पावर सोर्स लाइक बैटरी फ्यूल सेल और जैसे, स्मॉलर इन साइज होता है, इसका बिगर इन साइज होता है एसबीसी। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, डिटेल में भी मैं आपको समझाऊंगा जब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। हाँ, ये देखो क्या बोल रहा है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग। देखो मेरे को याद है, ये मैं पिछले सेमेस्टर में भी आप लोग को अच्छे से बताया था, न्यूट्रल ग्राउंडिंग के मेथड्स क्या होते हैं, काफी अच्छे से समझाया था, मेरे को याद है, पूरा याद है मुझे। तो देखो इसमें क्या होता है, एक सॉलिड ग्राउंडिंग होती है, रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग होती है, रिएक्टेंस ग्राउंडिंग होती है, एक होता है पीटरसन कॉइल आर्क सस्पेंशन ग्राउंडिंग होती है। देखो सॉलिड ग्राउंडिंग का मतलब न्यूट्रल से कुछ नहीं, बस एक तार लगाया, अर्थ को लगा दिया। रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है, एक रेसिस्टेंस लगा दिया, किसमें, न्यूट्रल पॉइंट से अर्थ के बीच में। ठीक, तो ये देखो आई क्या होगा, आई इक्वल्स टू होता है वी बाई आर। यहाँ पे सपोज करो वी एन है कोई वोल्टेज, यहाँ पे क्या है वी एन है, यहाँ पे आर कुछ हुआ है नहीं, वी एन बाई आर अगर जीरो हो गया आपका तो करंट का वैल्यू क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कई बार ये ना पिघल जाता है ये जो वायर है। इस करंट को लिमिट करने के लिए, इस वाले करंट को हम क्या करते हैं, लिमिट करने के लिए क्या करते हैं, आर का यूज करते हैं। अब ये आर आ गया तो क्या होगा, ये करंट का वैल्यू कम हो जाएगा।
मतलब अगर मान लो V 10 वोल्ट है, R का वैल्यू 2 ओम है, तो Y क्या हो जाएगा? 5 एम्पियर हो गया। कम हो गया I का वैल्यू। अगर 2 से 4 कर दिए तो, अगर मान लो 2 से 4 कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा एम्पियर। ठीक है। पर इसमें नुकसान क्या होता है कि ऐसा करने से, कि जब आप R यूज करोगे तो R क्या है? रेसिस्टेंस है, तो ये क्या करेगा? पावर लॉस होगा इस आई स्क्वायर आर पावर लॉस। ठीक है। क्या होगा? आई स्क्वायर आर पावर लॉस होगा आर के यूज करने से। इसलिए हम क्या करते हैं? रिएक्टेंस यूज करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्टेंस यूज करते हैं। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे रिएक्टेंस यूज कर दिया। क्या किया? रिएक्टेंस यूज कर लिया। यहाँ पे क्या किया? रिएक्टेंस यूज कर लिया। तो इससे क्या होता है कि रिएक्टेंस जो है वो पावर ऑब्जॉर्ब नहीं करता है। रिएक्टेंस डजंट हैव आई स्क्वायर आर, और आइडियल रिएक्टेंस है तो, क्योंकि आइडियल में ही आर का वैल्यू 0 होता है, रिएक्टेंस। ठीक है। तो ये क्या होगा कि V को जब लिखोगे तो I बाई जेड लिखोगे, तो जेड मतलब क्या? R अगर 0 है तो क्या हो जाएगा? ये I बाई एक्स हो जाएगा। तो एक्स की वजह से, सॉरी, V बाई एक्स हो जाएगा। आप लोग को भी ध्यान देना है इन सब चीजों पे। आई मतलब करंट, करंट इक्वल टू वोल्टेज बाई इम्पीडेंस। तो ये क्या हो गया? एक्स हो गया। एक्स का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू घटेगा। लेकिन इससे बेनिफिट क्या होता है कि इसमें आई स्क्वायर आर लॉस या पावर लॉस नहीं होता है, तो पावर का क्या होता है? हमारा सेविंग होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं? रिएक्टेंस यूज करते हैं। ये कहाँ जनरल यूज किया जाता है? ये बेसिकली यूज किया जाता है जनरेटर्स में। कहाँ? जनरेटर्स, रेटर्स जो यूज करते हैं वहां पे घर यूज करते हैं। जो एमवीए रेटिंग के जनरेटर्स होते हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है। इसको कहाँ पे यूज करते हैं? कम वोल्ट वाले ट्रांसफार्मर, जैसे लो पावर एप्लीकेशन, जैसे घर की वायरिंग हो गया वहां पे। ठीक है। छोटा ट्रांसफार्मर है वहां पे, लो पावर एप्लीकेशन। आर्क सस्पेंशन कॉइल। अब देखो ये ये इसको समझ। इसमें क्या है कि कई बार ना कैपेसिटिव लोड कनेक्टेड होता है ट्रांसमिशन लाइन में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ। तो उस कैपेसिटिव लोड की वजह से क्या होता है? आर्क क्रिएट होता है। आर्क का मतलब क्या? स्पार्किंग जो बोलते हो, उस टाइप का क्रिएशन होता है। उस स्पार्किंग को हटाने के लिए, अगर कैपेसिटिव लोड कनेक्टेड है सिस्टम में, ट्रांसमिशन लाइन में, उस आर्क को, उस स्पार्किंग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? एक पीटरसन कॉइल यूज करते हैं। पीटरसन, इसका नाम, इस कॉइल को क्या बोलते हैं? पीटरसन कॉइल। ये भी कॉइल ही होता है जैसे रिएक्टेंस वाला है, बट ये क्या होता है? ये रिजोनेंस करता है किसके साथ? ये कॉइल रिजोनेंस हो जाता है सी के साथ। ठीक है। ये सी के साथ रिजोनेंस करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिजोनेंट ग्राउंडिंग भी बोलते हैं, पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग भी बोलते हैं, आर्क सस्पेंशन ग्राउंडिंग भी बोलते हैं। तो ये रिजोनेंस जब करता है तो उससे क्या होता है कि जो हमारी स्पार्किंग है, जो हमारा आर्क है, वो डिमिनिश कर जाता है। स्पार्किंग जो होती है वो खत्म हो जाती है, आर्क जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। इससे ये सस्पेंशन, ये कॉइल से, किस कॉइल से? पीटरसन कॉइल से। तो चलिए हमने 10 स्मॉल एमसीक्यू और थ्योरी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब ये 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। ये वीडियो में भेज देता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो, आप लोग को अपडेट हो जाएगा। पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल हम लोग ले रहे हैं। अभी वो नेटवर्क से बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया आज, वजह से एक बार इसको अपलोड करवाते हैं, फिर हम लोग इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे, ताकि कम से कम 10-15 दिन का टाइम। चलिए, थैंक यू, वी विल मीट अगेन।